कर दिया। हाँ जी, राधे राधे। स्वागत है आपका एमबीडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसे कि बायो का अपन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का एक सीरीज पहले लेकर आए थे, और ये दूसरी सीरीज यानी दूसरा जो वीडियो है वो आज लेकर आ रहे हैं, जिसमें अपन ने 1 से लेकर 4 चैप्टर पहले डिस्कस कर लिए थे। 4 चैप्टर के आगे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आज अपन डिस्कस करेंगे। इनमें बहुत सारे क्वेश्चन मिलने की संभावनाएं बनती है, और आप सभी इस वीडियो को अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, और आप भी इस वीडियो को 2-3 बार देखें, क्योंकि कल पेपर है। आप सभी को पेपर की पहले तो पेपर के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। पहले तो आप सभी का पेपर अच्छा हो, ये हम भगवान से दुआ करते हैं। और अब हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर डिस्कस करते हैं, जिससे कि 5वां जो चैप्टर है अपना वंशागति का आणविक आधार, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जो अपना चैप्टर है, इस मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से हम पहला क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है भाई बच्चों, सब देखेंगे। पहला क्वेश्चन है इसमें, साउदर्न ब्लास्टिंग एक टेक्निक होती है, साउदर्न ब्लास्टिंग, जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में की जाती है। साउदर्न जो ब्लास्टिंग टेक्निक होती है, इस साउदर्न ब्लास्टिंग तकनीकी का प्रयोग किस अणु के लिए किया जाता है? इनमें से कौन सा अणु है जिस अणु के लिए साउदर्न ब्लास्टिंग का उपयोग किया जाता है? तो हमें पता है कि अब जब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़ते हैं, डीएनए अंगुली छापन पढ़ते हैं, तो डीएनए अंगुली छापन में जो डीएनए प्रोब होते हैं, वीएनटीआर प्रोब्स होते हैं, उन वीएनटीआर प्रोब्स को साउथर्न ब्लास्टिंग करके, साउथिंग ब्लास्टिंग का मतलब है नाइट्रोसेल्यूलोज झिल्ली पर स्थानांतरित करके उनको हाइब्रिड कराया जाता है, संकरित कराया जाता है। और इसका मतलब हम कौन से मॉलिक्यूल को साउथर्न ब्लास्टिंग के लिए उपयोग में लेते हैं? तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा डीएनए। इसका मतलब साउथर्न ब्लास्टिंग के लिए डीएनए का उपयोग किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनमें से प्यूरिन नाइट्रोजनी सारक कौन सा है? तो हमको पता है नाइट्रोजन सारक 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं प्यूरिन्स, एक होते हैं प्यूरिन, और दूसरे होते हैं पायरिमिडीन। पायरिमिडीन अगर अपन बात करें तो एडिनिन और ग्वानिन जो होते हैं वो प्यूरिन होते हैं डीएनए में, और थाइमिन और साइटोसिन जो होते हैं वो पायरिमिडीन होते हैं। इसने पूछा है प्यूरिन कौन सा है, तो प्यूरिन एडिनिन और ग्वानिन होता है। एडिनिन और ग्वानिन में से यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है? तो अगर अपन देखें, एडिनिन और ग्वानिन में से हमें साइटोसिन नहीं है, थाइमिन नहीं है, यूरेसिल नहीं है। इसका करेक्ट आंसर हो गया एडिनिन। इसका मतलब प्यूरिन जो नाइट्रोजनी सारक है वो एडिनिन है। अगला क्वेश्चन, डीएनए में ग्वानिन किस सार के साथ युग्मित रहता है? यानी कौन से नाइट्रोजनस बेस के साथ ग्वानिन जो बेस है वो पेयर्ड रहता है डीएनए में? तो सीधी सी बात है, ग्वानिन बोला है तो हमें पता है एडिनिन, एडिनिन हमेशा थाइमिन के साथ बाइंड होता है 2 बंद बनाकर, और ग्वानिन साइटोसिन के साथ बाइंड होता है कितने बॉन्ड बनाकर? 3 बॉन्ड बनाकर। तो इसने पूछा है, क्या पूछा है इसने, ग्वानिन किसके साथ बाइंड होता है? तो साइटोसिन उत्तर हो जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा सी, साइटोसिन। ग्वानिन किसके साथ बाइंड होता है डीएनए में? साइटोसिन के साथ बाइंड होता है। आगे की अगर बात करें, अगला क्वेश्चन, डीएनए का अर्ध संरक्षी प्रतिकृति का प्रमाण किस वैज्ञानिक द्वारा या किन वैज्ञानिकों द्वारा दिया गया? सेमी कंजर्वेटिव नेचर, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए ऑब्टेन फ्रॉम विच एक्सपेरिमेंट, किस प्रयोग के द्वारा? देखो भाई, अगर पूछा जाए कि डीएनए का अर्ध संरक्षी प्रतिकृति सेमी कंजर्वेटिव मॉडल किसने दिया, तो फिर यहाँ पे आंसर हो जाएगा वाटसन और क्रिक। 2 साइंटिस्ट वाटसन और क्रिक, उन्होंने डीएनए का सेमी कंजर्वेटिव नेचर दिया है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि सेमी कंजर्वेटिव नेचर को एक्सपेरिमेंटल प्रूव किसने किया एक्सपेरिमेंट करते हुए, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा मैथ्यू मेसलसन और फ्रैंकलिन स्टाल। इसका मतलब फ्रैंकलिन और स्टाल ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था डीएनए सेमी कंजर्वेटिव नेचर को प्रूव करने के लिए। और आप जानते हैं डीएनए सेमी कंजर्वेटिव नेचर क्या होता है? जब भी रेप्लिकेशन के दौरान डीएनए बनता है तो डीएनए में आधे गुण अपने पेरेंटल डीएनए के होते हैं, और डीएनए में आधे गुण नए डीएनए के आते हैं, यानी 50-50 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं न्यू डीएनए के और पेरेंटल डीएनए के। इसी को डीएनए सेमी कंजर्वेटिव नेचर अपन कहते हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो इसका आंसर हो गया मैथ्यू मेसलसन और फ्रैंकलिन स्टाल। आनुवंशिक कुट, जेनेटिक कोड की बात कर रहा है। जो जेनेटिक कोड है वो ट्रिपलेट, ट्रिपलेट यानी आनुवंशिक कुट त्रिक होता है। इसका अर्थ है ट्रिपलेट क्यों होता है, इसका मीन्स क्या है ट्रिपलेट होने का? सीधी सी बात है, एमआरएनए जो होता है उस एमआरएनए के अंदर
थ्री नाइट्रोजिनस जो बेस है, उस थ्री नाइट्रोजिनस बेस के ग्रुप को, तीन नाइट्रोजनी कारकों का जो समूह होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम जेनेटिक कोड बोलते हैं, जो एक विशिष्ट अमीनो अम्ल को कोड करने की इंफॉर्मेशन रखता है। आनुवंशिक कोड किसे कहते हैं? एमआरएनए में तीन नाइट्रोजनी कारक, तीन नाइट्रोजनी बेस का ग्रुप जो एक स्पेसिफिक एमिनो एसिड को सिंथेसिस करता है, वो क्या कहलाता है? जेनेटिक कोड कहलाता है। अब यहाँ पे ऑप्शन में देखते हैं त्रिक एंड ट्रिपलेट का मतलब क्या होता है। ऑप्शन में देखते हैं, दो सार एक अमीनो अम्ल का, दो नहीं करते तीन करते हैं। तीन सार एक अमीनो अम्ल का कूटलेखन करते हैं, बिल्कुल सही जवाब ये होगा, फिर भी देख लेते हैं। चार सार एक अमीनो अम्ल का कूटलेखन करते हैं, बिल्कुल गलत है। एक सार नहीं, इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर हो गया बी, ऑप्शन बी, थ्री बेस कोड फॉर वन एमिनो एसिड, यानी तीन नाइट्रोजनी कारक है वो एक एमिनो एसिड को कोड करते हैं। जेनेटिक कोड इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में कल देखने को मिल सकता है, आप पढ़कर जाएं। डीएनए की द्विकुंडली, अगला क्वेश्चन है। अपन ने 5 क्वेश्चन, हाँ 5 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। डीएनए की द्विकुंडली संरचना का प्रतिपादन किसने किया? विच साइंटिस्ट प्रपोज्ड डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए? अपन को पता है डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल है वो दो वैज्ञानिकों द्वारा दिया गया है। डबल हेलिक्स मॉडल है वो एक तो दिया गया है वाटसन, एक दिया गया है वाटसन और दूसरा है क्रिक। डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन और क्रिक के द्वारा दिया गया है, और वाटसन क्रिक ने कहा है डीएनए दो हेलिक्स से मिलकर बना होता है, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से मिलकर बना होता है। दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स की पोलैरिटी एंटी पोलैरिटी होती है, 5 डेज से 3 डेज, 3 डेज से 5 डेज। इनकी जो बैकबोन है वो फॉस्फेट और शुगर बनाते हैं, और इन बैकबोन के बीच में नाइट्रोजिनस बेस पड़े रहते हैं, यानी नाइट्रोजिनस कारक पड़े रहते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन। तो इसका मतलब यहाँ पे डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल या द्विरज्जु के मॉडल का प्रतिपादन वाटसन क्रिक ने किया है, तो इसका आंसर हो गया वाटसन क्रिक। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आरएनए में थाइमिन के स्थान पर क्या पाया जाता है? इन आरएनए इज फाउंड इन प्लेस थाइमिन, यानी थाइमिन की जगह आरएनए में क्या पाया जाता है? सीधी सी बात है, सीधी सी बात है। अगर डीएनए के केस में बात करें तो डीएनए के अंदर नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं वो होते हैं एडिनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन। अगर अपन बात करें आरएनए में तो आरएनए के अंदर एडिनिन, ग्वानिन, यूरेसिल, साइटोसिन। इस थाइमिन की जगह आरएनए में क्या पाया जाता है? यूरेसिल पाया जाता है। इसका मतलब ये इसने पूछा है आरएनए में थाइमिन के स्थान पर क्या पाया जाता है, तो डीएनए में थाइमिन पाया जा रहा है, और आरएनए में थाइमिन की जगह क्या पाया जाता है? यूरेसिल। इसका मतलब इसका उत्तर हो गया यूरेसिल, यूरेसिल। आगे की तरफ बढ़े, अगला क्वेश्चन है, आनुवंशिक कूट आनुवंशिक कूट खाली स्थान विशिष्ट होते हैं, विशिष्ट यानी स्पेसिफिक होते हैं, लेकिन खाली स्थान इससे पहले क्या? तो आनुवंशिक कूट की विशेषता में आप देखेंगे आनुवंशिक कूट विशिष्ट एवं अपहासित होते हैं, तो यहाँ आ जाएगा अपहासित, 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 क्योंकि एक से अधिक एमिनो एसिड का कूटलेखन भी कर सकता है, इसलिए अपहासित बोलते हैं। और एक जो जेनेटिक कोड होता है वो एक अमीनो एसिड, एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड को तो कोड करता ही करता है, लेकिन साथ में कुछ अमीनो एसिड्स ऐसे भी होते हैं जो एक से अधिक अमीनो एसिड्स को कोड करते हैं, इसलिए उन्हें बोला जाता है अपहासित। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, तो यहाँ आ जाएगा अपहासित, आनुवंशिक कूट अपहासित एवं विशिष्ट होते हैं। आगे की बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं, देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, अनुलेखन की प्रक्रिया में डीएनए का खाली स्थान रज्जुक, टेम्पलेट रज्जु का काम करता है। अब इसने अनुलेखन की प्रक्रिया में बोला है, तो देखो बच्चों, जो रेप्लिकेशन की प्रक्रिया होती है यानी प्रतिकृति की प्रक्रिया होती है, उसमें डीएनए के दोनों रज्जुक, दोनों हेलिक्स टेम्पलेट रज्जुक की तरह काम करते हैं, लेकिन यहाँ पे अनुलेखन की प्रक्रिया के अंदर अगर बात करें तो अनुलेखन की प्रक्रिया में डीएनए का ओनली एक यानी वन, ओनली वन, एक रज्जुक टेम्पलेट रज्जु का काम करता है, दोनों नहीं करते हैं। एक टेम्पलेट रज्जुक होता है, दूसरा कोडिंग रज्जुक होता है। कोडिंग रज्जुक पर यानी कोडिंग स्ट्रैंड पर क्या नहीं बनता है? कोडिंग रज्जुक पर एमआरएनए नहीं बनता है, लेकिन टेम्पलेट स्ट्रैंड पर एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है। अगला क्वेश्चन है, यूयूयू आनुवंशिक कूट द्वारा, यूयूयू एक जेनेटिक कोड होता है, मैंने कहा था जेनेटिक कोड जो होता है वो 3 अक्षरों से मिलकर बना हुआ है, उसमें यूयूयू जो जेनेटिक कोड होता है वो कौन से अमीनो अम्ल को कूटलेखन करता है? खाली स्थान में इन्होंने पूछा है, इसने पूछा है यूयूयू जो जेनेटिक कोड होता है, टोटल कितने जेनेटिक कोड होते हैं? अगर अपन बात करें तो 64 जेनेटिक कोड पाए जाते हैं।
उन 64 में से एक जेनेटिक कोड है, AUG को तो डबल कोडोन कहते हैं जैसा कि हमें पता है, लेकिन एक कोडोन है UUU। ये जो UUU कोडोन है ये कौन से एमिनो एसिड को कोड करता है ये पूछा है, तो आप कहेंगे UUU कोड है वो फेनाइल एलेनिन या फेनिल एलेनिन, फेनिल एलेनिन। एलेनिन अमीनो अम्ल को क्या करता है, कूट करता है, तो इसका उत्तर खाली स्थान में आ जाएगा फेनिल एलेनिन। याद रहे एक कोड और होता है जिसे बोलते हैं AUG, इसे स्टार्टिंग कोडोन या प्रारंभन कोडोन भी कहते हैं, क्योंकि ये ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को स्टार्ट करता है साथ में, प्रारंभन के साथ साथ में, ये प्रारंभ तो करता है, ये साथ में ये एक अमीनो एसिड का भी कूटलेखन करता है जिसका नाम होता है मेथियोनिन। क्या होता है, मेथियोनिन, इसलिए याद रखेंगे ये दो काम करता है, इसलिए इसे दोहरा कोडोन कहते हैं। DNA का द्विरज्जुकीय मॉडल, मैंने कहा था इंपॉर्टेंट है, द्विरज्जुकीय मॉडल या द्विकुंडली मॉडल, इसे वाटसन क्रिक मॉडल भी कहते हैं। इसके 4 फीचर्स आपको लिखने हैं, DNA डबल हेलिक्स मॉडल के 4 फीचर्स आपको लिखने हैं। अभी अभी मैंने बताया था 4 फीचर्स। DNA 2 हेलिक्स से मिलकर बना होता है, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से मिलकर बना होता है। DNA की जो दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स होती है उनकी पहले जो पोलैरिटी होती है वो एंटी पोलैरिटी होती है, यानी प्रतिध्रुवणता रखती है, एक 5 डेज से 3 डेज तो दूसरी 3 डेज से 5 डेज। DNA जो होता है, DNA की बैकबोन का निर्माण, आधार काय का निर्माण पेंटोस शुगर और फॉस्फेट ग्रुप से होता है। और अगर अपन बात करें तो DNA जो होता है उस DNA में नाइट्रोजनस बेस पेंटोस शुगर और फॉस्फेट ग्रुप के मध्य पाए जाते हैं, जिनमें एडिनिन जो है वो थाइमिन से द्विरज्जुकीय बंध द्वारा जुड़ा होता है और ग्वानिन साइटोसिन से 3 रज्जुकीय बंध द्वारा जुड़ा होता है। तो ये 4 विशेषताएं मैंने आपको बताई है, आप याद रखेंगे। DNA डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ DNA इंपॉर्टेंट है, याद रहे। आनुवंशिक कूट, अभी अभी मैंने बताया था जेनेटिक कोड से क्वेश्चन आने की संभावना है। आनुवंशिक कूट की विशेषताओं का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। वही आनुवंशिक कूट की विशेषताएं जो अभी अभी मैंने बताई है। आनुवंशिक कूट की 4 विशेषताएं पूछा है इसने। आनुवंशिक कूट की विशेषताएं आप बोल सकते हो, आनुवंशिक कूट त्रिक होते हैं, त्रिक यानी 3 अक्षरों से मिलकर बने होते हैं। आनुवंशिक कूट जो होते हैं वो विशिष्ट होते हैं, यानी एक अमीनो एसिड को एक विशिष्ट आनुवंशिक कूट कोड लेखन करता है। आनुवंशिक कूट जो होते हैं वो अपासित होते हैं, यानी कभी कभी कुछ आनुवंशिक कूट एक से अधिक अमीनो अम्ल का कूटलेखन करते हैं। अगर अपन बात करें AUG एक दोहरा आनुवंशिक कूट होता है, जो AUG एक दोहरा आनुवंशिक कूट होता है जो 2 काम करते हैं, अभी बताया, ये भी विशेषता है। और टोटल 64 जेनेटिक कोड होते हैं, उनमें से 61 कोडोन जो है वो एमिनो एसिड का कूटलेखन करते हैं, लेकिन 3 एमिनो एसिड है वो 3 जो जेनेटिक कोड है वो किसी भी एमिनो एसिड का कूटलेखन नहीं करते, इसलिए उन्हें स्टॉप कोडोन कहा जाता है। UGA UGC ये जो है वो स्टॉप कोडोन है। आगे की बात करें, DNA और RNA में आपको अंतर बताने हैं, 3 अंतर बताने हैं DNA और RNA। तो सीधी सी बात है, जो DNA और RNA होता है उसमें आपने नोट्स में पढ़ा भी होगा अच्छे से, DNA द्विरज्जुक से मिलकर बना होता है, RNA एकल रज्जुक से मिलकर बना होता है। DNA में 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स पाई जाते हैं, RNA में 1 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स पाई जाते हैं। DNA में डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है, जबकि RNA में ओनली राइबोज शर्करा पाई जाती है। DNA मॉलिक्यूल है वो अधिक स्टेबल होता है, जबकि RNA मॉलिक्यूल है वो कम स्टेबल होता है। DNA जो है वो जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्टेज करता है, जबकि RNA जो है वो जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्टेज नहीं करता है, सम वायरसेस में छोड़ के, कुछ विषाणुओं में छोड़ के। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, टेम्पलेट रज्जुक और कूटलेखन रज्जुक में क्या अंतर है? अभी अभी मैंने बताया था, आपको बता देता हूं। एक प्रक्रिया होती है अनुलेखन की प्रक्रिया, उस अनुलेखन की प्रक्रिया में DNA का एक रज्जुक टेम्पलेट रज्जुक का काम करता है और दूसरा कूटलेखन का काम करता है, यानी एक टेम्पलेट स्टैंड का काम करता है, दूसरा कोडिंग स्टैंड का काम करता है। टेम्पलेट स्टैंड क्या होता है? ऐसा स्टैंड जिस पर नया mRNA बनता है वो टेम्पलेट स्टैंड कहलाता है, और ऐसा स्टैंड जिस पर mRNA का फॉर्मेशन नहीं होता है, यानी mRNA नहीं बनता है, वो कोडिंग स्टैंड कहलाता है। और अभी अभी बताया भी है मैंने कि ट्रांसक्रिप्शन यानी अनुलेखन की प्रक्रिया में केवल एक ही DNA का जो रज्जुक है वो किसकी तरह काम करता है? वो काम करता है टेम्पलेट स्टैंड के, दोनों नहीं करते। मानव जीनोम परियोजना की 3 विशेषताएं लिखिए। मानव जीनोम परियोजना की बहुत सारी विशेषताएं होती है। मानव जीनोम परियोजना HGP ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एक टॉपिक अपने नोट्स में दे रखा है, इसको अच्छे से पढ़ के जाए। मानव जीनोम परियोजना का मीन्स यही है कि ह्यूमन के अंदर जितने भी जीनोम्स है, जीनोम मतलब हैप्लोइड सेट
गुणसूत्रों का अगुणी समुच्चय, हैप्लॉइड सेट ऑफ द क्रोमोसोम ही क्या कहलाता है, जीनोम कहलाता है। तो इसकी विशेषताएं बहुत सारी लिखवाई हुई है, जैसे कि ह्यूमन के अंदर जितने भी जीनोम्स पाई जाती है उनका पता लगाना, ह्यूमन के अंदर लगभग 3000 जीनें पाई जाती है उनका पता लगाना, प्रथम सबसे बड़ी जीन कौन सी है, सबसे बड़ा गुणसूत्र कौन सा है, ये सब आपको नोट्स के अंदर देखने को मिलेगा, इसलिए आप नोट्स में अवश्य देखकर जाएं मानव जीनोम परियोजना की विशेषताएं। अगला क्वेश्चन, न्यूक्लियोटाइड से आप क्या समझते हैं? न्यूक्लियोटाइड, इसके घटक क्या होते हैं? तो न्यूक्लियोटाइड आप जानते हैं, डीएनए जो होता है उस डीएनए की जो मोनोमर यूनिट एक लग इकाई होती है वही न्यूक्लियोटाइड कहलाती है। डीएनए कई सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाते हैं। दो या दो से अधिक न्यूक्लियोटाइडों से पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनता है, जिससे डीएनए का निर्माण और आरएनए का निर्माण होता है। न्यूक्लियोटाइड के कितने घटक होते हैं? तो न्यूक्लियोटाइड के 3 घटक होते हैं। न्यूक्लियोटाइड के कितने घटक होते हैं? 3। कौन कौन सा घटक होता है? अगर पहले घटक की बात करें, पेंटोज शर्करा, पेंटोज शुगर, पेंटोज शर्करा। दूसरा नाइट्रोजनी सारक, नाइट्रोजिनस बेस, नाइट्रोजन सारक, नाइट्रोजिनस बेस, और फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट समूह। ये 3 चीजें जो है वो क्या बनाती है? न्यूक्लियोटाइड बनाती है। जीन उत्परिवर्तन किसे कहते हैं? जीन म्यूटेशन किसे कहते हैं? जीन के अंदर अचानक होने वाले परिवर्तन को ही क्या कहा जाता है? जीन उत्परिवर्तन कहा जाता है। क्योंकि आप जानते हैं उत्परिवर्तन का मतलब क्या होता है? सडनली कॉजिंग चेंजेस इन द जीन्स और डीएनए। डीएनए या जीन में अचानक होने वाले परिवर्तन को ही उत्परिवर्तन कहा जाता है। अनुलेखन की प्रक्रिया का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। अब अनुलेखन देखो, मैं आपको बता देता हूँ, अनुलेखन अनुवादन यहाँ लिखा हुआ है, ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन, ये जो दोनों टॉपिक है यहाँ से रेप्लिकेशन, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, इनमें से एक क्वेश्चन देखने को ही मिलेगा कल आप एग्जाम में। इसलिए इस चैप्टर से यानी 5वें चैप्टर से आप कम से कम इन तीनों टॉपिक्स में से 2 टॉपिक अच्छे से पढ़कर जाएं, क्योंकि आपको एक अथवा में मिलेगा। तो आपको पता है अनुलेखन की प्रक्रिया को, खैर इतना बताने में यहाँ पे अभी अपने पास टाइम नहीं है, पूरे क्वेश्चन डिस्कस करने हैं चैप्टरों के। लेकिन अनुलेखन क्या होता है आप जानते हैं कि आनुवंशिकी सूचना का डीएनए से एमआरएनए में ट्रांसफर होना अनुलेखन कहलाता है। डीएनए टेम्पलेट पर एमआरएनए का निर्माण होना अनुलेखन कहलाता है। और आप जानते हैं अनुलेखन की प्रक्रिया 3 चरणों में होती है। वो तीनों चरण आप पढ़ के जाए ढंग से और डायग्राम बना के आए। पहला जो चरण है उसका नाम है प्रारंभन। दूसरा जो चरण है प्रारंभन यानी इनिशिएशन। दूसरा जो चरण है उसका नाम है दीर्घीकरण यानी इलोंगेशन। और तीसरा जो चरण है उसका नाम है समापन यानी टर्मिनेशन। ये तीनों आप पढ़ के जाए, इनके बारे में भी। वही अनुवादन में सेम है, अनुवादन की यानी ट्रांसलेशन की प्रोसेस भी आप पढ़कर जाएं। 2 तो आप ढंग से पढ़ के जाएं, रेप्लिकेशन, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, अगर अपन आगे बात करें, आनुवंशिकी कूट को अपसारी विकास क्यों कहते हैं? देखो भाई, वाई द जेनेटिक कोड कॉल्ड डीजनरेट, आनुवंशिक कोड को अपसारी विकास क्यों कहते हैं? तो देखो, पहले आपको अपसारी और अभिसारी विकास समझना पड़ेगा। अपसारी विकास क्या होता है और अभिसारी विकास क्या होता है? हम समजात अंग और समवर्ती अंगों में पढ़ते हैं। थोड़ा चाय पी लेते हैं, आप जब तक थोड़ा सा लर्न करें। चलिए आगे बात करते हैं। हाँ, तो यहाँ लिखा हुआ है आनुवंशिक कूट को अपसारी क्यों कहते हैं। यहाँ अपसारी नहीं, अपसारी की जगह अपहासित आएगा। अपहासित, जो जेनेटिक कोड है वो अपहासित होता है। अपहासित का मतलब डीजनरेट, और डीजनरेट का मीन्स ये होता है, अभी मैंने बताया, एक जो जेनेटिक कोड होता है, एक कूट जो होता है वो एक से अधिक अमीनो अम्ल का कूट लेखन करता है। एक से अधिक एमाइनो एसिड को सिंथेसाइज कर सकता है या कोडिंग कर सकता है। इसलिए कोई भी एक जेनेटिक कोड एक से अधिक
एमाइनो एसिड का कूट लेखन करता है या कोडिंग करता है, इस कारण इन्हें डीजनरेट या अपहासित कहा जाता है। किसको? जेनेटिक कोड को। आगे चलें, ये एक्सपेरिमेंट आप ढंग से पढ़ के जाएं। बड़े बड़े पर्सन मैं बता रहा हूं, ध्यान रखना, यहीं से बहुत सारे पर्सन पढ़ने वाले हैं, इसलिए आप इस वीडियो को ढंग से देखें और यहां से देखकर आप उनको नोट्स में पढ़कर जाएं ढंग से। यहाँ बताने का उद्देश्य यही है, इतना टाइम अपने पास है नहीं, लेकिन आप इन क्वेश्चनों को थोड़ा सीरियस लेके देख के जाएंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। हर्षे व चेस का प्रयोग है। हर्षे और चेस का जो प्रयोग है वो डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है, ये सिद्ध करने के लिए दिया हुआ है एनसीईआरटी के अंदर। हर्षे और चेस है, इन्होंने इस प्रयोग को दर्शाने के लिए जीवाणुभोज यानी बैक्टीरियोफेज का यूज किया है। हमने अच्छे से पढ़ा है, इस एक्सपेरिमेंट को ढंग से पढ़ के जाए। आगे बढ़ रहा हूं मैं, वही सेम अगला क्वेश्चन। मेसिल्सन दिख रहा होगा, मेसिल्सन और स्टाल के प्रयोग को पढ़कर जाएं। मेसिल्सन और स्टाल का प्रयोग डीएनए के अर्ध संरक्षी प्रतिकृति सेमी कंजर्वेटिव नेचर को प्रूव करने के लिए स्टाल और मैथ्यू मेसिल्सन का एक्सपेरिमेंट है, जिसके अंदर मैथ्यू मेसिल्सन और फ्रैंकलिन स्टाल ने ये एक्सपेरिमेंट किया है। इन्होंने इकोलाई बैक्टीरिया का यूज किया था और उनको अलग अलग मीडियम पर ग्रो करवाया था, और उन्होंने देखा था कि N14 और N15 मीडियम वाले डीएनए में प्राप्त होते हैं। तो थोड़ा इसको भी आप ढंग से देख कर जाएं। आगे की बात करूं, वही डीएनए द्विकुंडलीय संरचना का वर्णन कीजिए। इस क्वेश्चन को पहले डिस्कस कर चुके हैं, डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल। उसके बाद आनुवंशिक कोड क्या है, जेनेटिक कोड क्या है, ये भी हम पहले जान चुके हैं। जेनेटिक कोड 3 नाइट्रोजनस बेस का जो ग्रुप है वो जेनेटिक कोड कहलाता है। एमिनो एसिड का कोड लेखन करता है। इसकी विशेषताएं आप पढ़कर जाएंगे, मैंने बता भी दिया था विशेषताएं। अनुलेखन की प्रक्रिया जो हमने बात कर ली, अनुलेखन की प्रक्रिया को, अनुलेखन के यानी ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को जो 3 स्टेप में होती है, अभी अभी मैंने बताया, पढ़कर जाएंगे आप। अनुवादन की प्रक्रिया मैंने बता दिया 3, अनुलेखन, अनुवादन और प्रतिकृति, यानी ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और रेप्लिकेशन, तीनों में से आप पढ़कर जाएं। बड़े प्रश्न है, 4 नंबर के प्रश्न आएंगे यहाँ से। मानव जीनोम परियोजना जो अभी अभी अपन ने बात की थी, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को भी आपको पढ़कर जाना है, और उसके क्या लक्ष्य हैं, टारगेट्स क्या है, गोल्स क्या है, ये लिखवा रखे नोट्स में, ये भी आप पढ़कर जाएंगे। न्यूक्लियोसोम की संरचना, न्यूक्लियोसोम की संरचना एवं महत्व का वर्णन कीजिए। तो महत्व तो क्या है, न्यूक्लियोसोम के रूप के अंदर यूकेरियोटिक जीवों में डीएनए हेलिक्स की पैकेजिंग होती है, यानी डीएनए कुंडली की जो पैकेजिंग होती है वो न्यूक्लियोसोम के रूप में होती है यूकेरियोटिक जीवों में। और न्यूक्लियोसोम जो क्या होता है वो आप जानते हैं, यूकेरियोटिक के अंदर हिस्टोन ऑक्टोमर पाया जाता है, हिस्टोन अष्टक पाया जाता है। इस हिस्टोन ऑक्टोमर के चारों ओर डीएनए हेलिक्स लिपट कर क्या करते हैं, एक विशेष संरचना बनाते हैं जिसे न्यूक्लियोसोम कहते हैं। न्यूक्लियोइड प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है, पहले बताया हुआ है। जीन उत्परिवर्तन के प्रकारों के बारे में समझाइए। तो हम जानते हैं उत्परिवर्तन जो है वो उत्परिवर्तन 2 प्रकार का होता है, फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन, फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन, एक तो होता है फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन और एक होता है बिंदु उत्परिवर्तन। दोनों को आप पढ़कर जाएं। डीएनए प्रतिकृति की प्रक्रिया को समझाइए। डीएनए रेप्लिकेशन मैंने अभी भी बताया, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन और रेप्लिकेशन, तीनों प्रक्रियाओं को आप पढ़कर जाएं। रेप्लिकेशन का जो प्रोसेस है वो भी 4 चरणों में है। 4 चरणों में अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए स्ट्रैंड, डीएनए का अकुंडलन, उसके बाद इनिशिएशन यानी प्रारंभन, उसके बाद इलोंगेशन यानी दीर्घीकरण और समापन यानी टर्मिनेशन। पढ़ के जाएं आप। इंपॉर्टेंट इस चैप्टर के क्वेश्चंस हमने ये डिस्कस किए हैं। उसके बाद अगला चैप्टर नंबर जो 6 है, डार्विन की फिंच किसका उदाहरण है, आप अच्छे से समझेंगे। डार्विन की जो फिंच है वो एडेप्टिव रेडिएशन का उदाहरण है, अनुकूली विकिरण का उदाहरण है। और अनुकूली विकिरण यहाँ पे कहीं दे नहीं रखा है एडेप्टिव रेडिएशन। और एडेप्टिव रेडिएशन क्या होता है, एडेप्टिव रेडिएशन होता है अपसारी विकास, समझ रहे हैं। एडेप्टिव रेडिएशन किसको कहते हैं बच्चों, एडेप्टिव रेडिएशन कहते हैं अपसारी विकास, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। तो इसका आंसर हो जाएगा डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, अपसारी विकास। और ये जो अपसारी विकास है या अनुकूली विकिरण एडेप्टिव रेडिएशन है, इसको भी आप ढंग से पढ़ के जाएं। एडेप्टिव रेडिएशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। विकास के डार्विन सिद्धांत दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है, मैं जूम कर लेता हूँ। विकास के डार्विन सिद्धांत का मूल तत्व है, यानी डार्विन ने कौन सा सिद्धांत दिया था ये पूछना चाह रहा है। तो डार्विन के द्वारा दिया गया जो सिद्धांत है वो नेचुरल सिलेक्शन है, यानी प्राकृतिक वरण है। तो डार्विन के द्वारा नेचुरल सिलेक्शन दिया गया है। जीन की उत्पत्ति से संबंधित ओपेरिन हाल्डेन के सिद्धांत कहलाते हैं। ओपेरिन और हेल्डेन ने जीवन की उत्पत्ति, लाइफ के ओरिजिन के लिए ओपेरिन और हेल्डेन ने कौन सा सिद्धांत दिया था, केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी दिया था, यानी रासायनिक सिद्धांत दिया था। वो किसने दिया था, ओपेरिन और हेल्डेन ने थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन दिया था, ओपेरिन हेल्डेन ने। बाद में थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन को बताओ किसने एक्सपेरिमेंटल प्रूव किया, यूरे और मिलर ने। आगे चलते हैं, आगे की तरफ अगर बात करें, अभी बाद में, अभी मैं ले रहा हूँ, फिर बीच में कट हो जाएगा।